Hello, friends. Welcome to yet another episode of शर्मा चैनल। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में मुझसे अक्सर पूछा जाता है और उसका कोई शॉर्ट आंसर नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और उसको जितना मैं डिटेल में डिस्कस कर सकूं उतना करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें उसको बिल्कुल आसान भाषा में। मेरा ये भी इंटेंशन नहीं है कि मैं कोई लीगल एडवाइस किसी को दूं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस प्रोसेस के थ्रू जाने से। जो मेरे रिलेटिव्स गए हैं या मैं गया हूं और जितना मुझे समझ में आया है तो मैंने सोचा मैं शेयर करूं। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरीके की और भी नॉलेजफुल वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो एक बड़ा वीडियो भी बन सकता है इसके ऊपर। तो मैं ज़्यादा अगर बड़ा वीडियो बनता है तो मैं उसे पार्ट्स में तोड़ दूंगा ताकि छोटे स्मॉल साइज वीडियोस बन सकें, ताकि आप अपने सहूलियत के हिसाब से उसे देख सकें मल्टीपल इंस्टेंसेस पर। मैं ट्राई भी ये करूँगा कि जितना हो सके मैं हिंदी में ही बात करूँ, क्योंकि अ, ये वीडियो इंडिया में बैठे लोगों के लिए मैंने बनाया है और जितना ज़्यादा लोग इसको समझ सकें, मेरे वीडियो बनाने की सक्सेस उसी पर निर्भर करती है। अ, हो सकता है मैं बीच बीच में कभी इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर लूँ, लेकिन वो रेयर होगा और मैं ट्राई करूँगा मैं इसको हिंदी में ही रखूँ। तो टॉपिक ये है कि क्योंकि मैं 14-15 ईयर्स से बाहर रह रहा हूँ, तो अक्सर लोग जब मैं इंडिया विजिट करता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे लोग जाते हैं, ना सिर्फ यूएस लेकिन इंडिया से बाहर। और ये काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को एंड तक देखें, सारी जानकारी मिलेगी आपको। और कमेंट्स सेक्शन में अगर आपको कोई और सवाल है तो मैं आप अगर कमेंट्स में डाल देंगे तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितना मुझे आता है मैं आपको हेल्प करूँ समझने में प्रोसेस को। तो हम बाहर कैसे जाते हैं? अब बात यह है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनवाने पड़ते हैं जिससे हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स के पीछे रीज़न क्या है, बाहर जाने का रीज़न क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, रिगार्डलेस आप कौन से देश को विज़िट करना चाहते हैं, किस कारण से करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपका पासपोर्ट। अब पासपोर्ट है क्या? पासपोर्ट एक आपका आईडी कार्ड है। अब अक्सर लोग बोलते हैं आईडी कार्ड तो है हमारे पास, ड्राइवर्स लाइसेंस है, आधार कार्ड है, अलग अलग तरीके के आईडी कार्ड्स जो हैं इंडिया में लोगों के बनते हैं, लेकिन वो सब जो हैं वो इंडिया में चलते हैं। उनकी वैधता जो बोलते हैं, वैलिडिटी, वो इंडिया में ही है। इंडिया से बाहर आपका आईडी कार्ड है पासपोर्ट। किसी भी देश के अंदर आप चले जाओ, उनके सिस्टम में आपके पासपोर्ट की जानकारी जो है वो रहती है। आप अ, एक जेन्युइन पर्सन हैं कि नहीं, आप कौन से देश से बिलोंग करते हैं, आपकी नागरिकता क्या है, ये सब जो है पासपोर्ट से पता चलती है। तो आपका सबसे पहले पासपोर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। आप ये जो मैंने वेबसाइट दी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जहाँ पर सारी प्रोसेस समझाई गई है, कौन से फॉर्म फिलअप करने होते हैं वो समझाए गए हैं। तो आप पहले तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता था और आज प्रोसेस बहुत आसान हो गई है। अ, और इंटरनेट को मैं इस चीज़ की का रीज़न बताऊंगा कि प्रोसेस आसान हो गई है। आजकल इसकी ऐप भी आ गई है, तो लोग ऐप के ऊपर भी सारे डिटेल्स अपने फिल करके सेंड कर देते हैं। तो उस तरीके से भी पासपोर्ट बनना जो है एक आसान प्रोसेस हो गया है। हालांकि जो पुलिस वेरिफिकेशन है, जो आपके घर पर लोग आके वेरीफाई करते हैं कि
जो पासपोर्ट एप्लीकेशन में डिटेल्स आपने डाली हैं वो सही है कि नहीं है, वो आज भी होती है। लेकिन बाकी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो गया है, और ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, आप इस पर पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने पासपोर्ट बनवा लिया है। अब मैं कुछ बातें करूंगा कि पासपोर्ट के बारे में लोगों की मिसकंसेप्शंस क्या हैं। मैंने सोचा इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा में करूं, और अगर ऐसा लगेगा कि हम काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है तो मैं इसको एक एपिसोड के तरीके से छोटी साइज़ में छोड़ दूंगा, और बाकी का हम दूसरे एपिसोड में कवर करेंगे। लेकिन ठीक है, बात करते हैं कि मिसकंसेप्शंस लोगों में ये है कि पासपोर्ट आदमी को एयर ट्रैवल, एरोप्लेन के थ्रू जो ट्रैवल करते हैं उसी के लिए ज़रूरी होता है पासपोर्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। पासपोर्ट की ज़रूरत होती है जब आप देश के बाहर जाते हैं। वो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, जैसे इंडिया से पाकिस्तान कोई जाना चाहता है तो उसको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप बाय शिप जा सकते हैं, क्रूजेस पर लोग जाते हैं दूसरे देश में। अगर आप वहाँ पे लैंड लैंड तो क्या, आप अगर दूसरे देश के अंदर एंटर करोगे, मान लो आप बाय शिप श्रीलंका जा रहे हो, तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है। डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली टू बैंगलोर, तो वो तो आप देश की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपका जो फोटो आईडी कार्ड है, जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस, वो ही ठीक रहता है। तो एक तो वो बात है। दूसरा है, लोगों को लगता है कि पासपोर्ट जो है बहुत ही डिफिकल्ट है अ, लेना, जो कुछ हद तक सही भी था। आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो, जहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन या तो गलत हो जाती थी या होती नहीं थी, और उनके सिस्टम में ऐसा होता था कि हो गई है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह रहा हूँ कि काफ़ी टाइम लगा था मुझे पासपोर्ट मिलने में, और जब मिला भी तो वो अ, 10 साल का नहीं, पार्शल उसकी एक्सपिरेशन थी। तो आज वो बात नहीं है। तो एक तो ये बात समझने वाली है कि पासपोर्ट लेना आज के टाइम में बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। हर शहर, छोटे बड़े शहर के अंदर एजेंट्स जो हैं उनकी शॉप भी मिल जाती है। तो अगर आप खुद से नहीं करना चाहते तो कुछ नॉमिनल फ़ी देकर करवा सकते हैं, वो लोग जो दिन रात यही काम करते हैं। लेकिन आपको एजेंट लेना ही है ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है एजेंट के बिना तो काम होगा ही नहीं। जो मैंने पासपोर्ट की वेबसाइट बताई, वहाँ पर अगर आप एक एजुकेटेड इंसान हैं और आप सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक बार आपका पासपोर्ट बन गया है तो आपको अब देखना है कि आपको जाना कहाँ है। अम, आपकी नीड है बाहर जाने की, तो आपको पता ही होगा कि आपको कौन से देश में जाने की नीड है, और उसी की वजह से आप पहले पासपोर्ट बनाते हो, और फिर उस कंट्री स्पेसिफिक जो डिमांड्स हैं उनके बारे में पढ़ते हो। तो लोग जनरली इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो उसका नाम एक ही है, वो है वीज़ा। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यूएस का ही है तो मैं उसको उदाहरण के तौर पर यूज़ करूँगा। तो आइए मान लेते हैं कि हम यूएस जाना चाहते हैं और हमारा पासपोर्ट बन चुका है। जैसे मैंने कहा, वीज़ा की ज़रूरत होती है। वीज़ा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको परमिशन देता है दूसरे कंट्री को विजिट करने में, दूसरे कंट्री की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्रॉस करके कंट्री में घुसने की परमिट देता है। लेकिन सिर्फ वो वहाँ तक की ही परमिट देता है। वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपके वीज़ा को देखेगा, आपसे बातचीत करेगा, पता करेगा कि आप किस कारण से आए हो, और अब उसके ऊपर है कि वो आपको एंट्री, फर्दर एंट्री कहूँ तो मैं, वो देता है कि नहीं। जिसका मतलब है कि अगर आप किसी एयरपोर्ट पर उतर रहे हो यूएस के, मान लो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे आप उतरे हो, आप वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करोगे, वो पूछेगा आपसे सवाल,
उसके बेसिस पे वो ये भी कह सकता है कि नहीं, मुझे आपका जो ट्रिप है वो जेन्युइन नहीं लग रहा। हालाँकि आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता। ये भी हो सकता है। बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होती, लेकिन ऐसा भी हो सकता है और वो आपको वहीं से, उसी एयरपोर्ट से अगली फ्लाइट से इंडिया वापस भी भेज सकते हैं। तो ये बात काफ़ी ध्यान में रखने वाली है कि आपका वीज़ा लगा हुआ है, वो कोई गारंटी नहीं देता कि आप उस देश के अंदर एंट्री ले ही लोगे। आप सिर्फ उसके पोर्ट ऑफ एंट्री जिसको बोलते हैं, उसके एयरपोर्ट तक, या आप बाय शिप आ रहे हो तो जहाँ भी शिप आपका हार्बर में आ रहा है, एंकर हो रहा है, वहाँ पे भी इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होता है। इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको परमिट आगे जाने की देता है कि नहीं। आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो एम्बेसी में, जो हर देश में एक ही होती है। यूएस की एम्बेसी दिल्ली में है, लेकिन एम्बेसी के अलावा भी कॉन्सुलेट्स जिनको हम बोलते हैं, वो और जगह भी मिल जाते हैं उसी देश में। जैसे इंडिया की बात करें तो बॉम्बे में भी है, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई। क्योंकि पूरे देश की वीज़ा एप्लीकेशंस अगर सिर्फ दिल्ली में ही होने लगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए कॉन्सुलेट्स उनको कहते हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन वो एम्बेसी नहीं होते। एम्बेसी सिर्फ एक ही होती है और वो ज़्यादातर देश की राजधानी में होती है। जैसे इंडिया की राजधानी दिल्ली में यूएस की एम्बेसी है। वीज़ा है क्या? आप जैसे देख सकते हैं फोटो में, ये एक स्टिकर होता है जो आपके पासपोर्ट में चिपक जाता है। तो कैरी करने के नाम पे आप दो डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हो, पासपोर्ट और वीज़ा, लेकिन वीज़ा एक स्टिकर है जो आपके पासपोर्ट के अंदर ही है। पासपोर्ट बेसिकली एक, जैसे बैंक की पासबुक होती है उस तरीके से है। तो ये बातें काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, उनको लगता है वीज़ा एक अलग से डॉक्यूमेंट है। नहीं, ये एक स्टिकर है जो आपके एक पेज पर या चिपका दिया जाता है। और आप डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रहते हैं। अब मुंबई के पास है तो आप कॉन्सुलेट में अप्लाई करेंगे। वेबसाइट जो है वो तो कॉमन ही है, लेकिन उसमें आप अपनी लोकेशन चेक कर सकते हैं कि मैं मुंबई से अप्लाई करना चाहता हूँ या मैं दिल्ली से अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये बात समझ में आती है। तो अब डिपेंड करता है कि आपका जाने का कारण क्या है, और कारण के हिसाब से वीज़ा की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और आप उस टाइप ऑफ वीज़ा के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी प्रूव करने का जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होने होते हैं वो सब कलेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो, जाते हो एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, वहाँ के ऑफिसर से बात करते हो, आपके सारे वो डॉक्यूमेंट्स देखता है कि आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है या कौन सी टाइप में आपने अप्लाई किया है, और फिर वो डिसाइड करता है कि आप सही कैंडिडेट हैं इस टाइप ऑफ वीज़ा के लिए या नहीं। तो जैसा आप देख सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा होता है। कुछ कोई आदमी सिर्फ 5-6 दिन के लिए ही कंपनी के काम से आना चाहता है तो बिजनेस वीज़ा पे आता है। टूरिस्ट वीज़ा है, जिसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर उस पर इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। स्टूडेंट वीज़ा है, आप मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल हो गए हो, यहाँ आना चाहते हो, यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हो, तो स्टूडेंट वीज़ा मिलता है आपको। फिर एक इंट्रा कंपनी वीज़ा होता है जिसको L1 वीज़ा भी बोलते हैं, कि अगर आपकी कंपनी 6 महीने साल भर के लिए अ, यहाँ की कोई लोकेशन पे आपको काम करने के लिए भेजना चाहती है टेम्पररी पर्पस, तो वो L1 वीज़ा कहलाता है। फिर एक टेम्पररी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीज़ा बोलते हैं, जिसको H1B भी कहते हैं। अ, उसमें आप 3 साल के लिए आ सकते हैं, उसके आगे और काम करना है तो फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। तो वो भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं बाद में। फिर एक एक्सचेंज विजिटर वीज़ा होता है। काफ़ी बार इंडिया के जो कॉलेजेस होते हैं वो यूएस के कॉलेजेस के साथ में टाई अप कर लेते हैं, कहते हैं कि 3 साल यहाँ पढ़ाई करो और लास्ट का 1 साल आप यूएस में पढ़ाई करोगे। या कुछ लोग सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं किसी प्रोफेसर के अंडर, तो वो J1 या जे वीज़ा है, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो
ये तो है ओवरऑल एक फील लेने की बात कि इतने तरीके के डिफरेंट वीज़ाज़ होते हैं और हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन-सी कैटेगरी में फिट होते हो। आपका कारण क्या है यूएस आने का। और बहुत बार जो कैटेगरी होती है हमारे हमारे पेरेंट्स की, अगर हम बात करें जो हमसे मिलने आना चाहते हैं यहाँ पे, तो उनकी कैटेगरी होती है टूरिस्ट वीज़ा, जो कि मैंने टॉप पर ही रखा है यहाँ पे। तो हम अब इसके बारे में भी बात कर सकते हैं नेक्स्ट। क्योंकि वीडियो 15 मिनट के अराउंड बन चुका है, मैं इस स्लाइड के ऊपर बात करके ये वीडियो या ये एपिसोड यहीं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और आगे की डिटेल्स एक नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा। तो जल्दी से बात करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा, जिसको हम B2 वीज़ा भी बोलते हैं, ये उन लोगों के लिए सही है जो यूएस घूमने आना चाहते हैं। अगर उनके फ्रेंड्स यहाँ पे हैं और उनके उनके फ्रेंड्स उनको इनवाइट करते हैं, तो उसके लिए भी यही कैटेगरी है। या जो लोग यहाँ रहते हैं, उनके सगे संबंधी इंडिया में हैं, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, और वो विजिट करना चाहते हैं छुट्टियों में, तो उनके लिए भी यही कैटेगरी है। ये इस वीज़ा को नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी बोलते हैं। कहने का मतलब है ऐसा वीज़ा जो आपको सिर्फ टेम्पररी स्टे देता है यूएस में। आपकी कोई इंटेंशन नहीं है यूएस में रहने या बसने की। तो जब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको हर वो डॉक्यूमेंट उनको देना होता है जिससे ये पता चले कि आप इंडिया में ही रहना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए। आपका इंडिया में अच्छा एक स्थायित्व, हिंदी में शायद स्थायित्व बोलते हैं, आपकी रूट्स, आपकी जड़ें इंडिया में ही हैं, और आपके पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप इंडिया छोड़ के यूएस में बसने के लिए जा रहे हो। तो ये जिम्मेदारी आप पर है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में आपका जो इंटरव्यू लेगा, वो आपसे यही सवाल पूछेगा कि आप क्यों जाना चाहते हो और आपका इंडिया में क्या कुछ है, बिजनेस है या नौकरी है, पक्की नौकरी है कि नहीं, आपके पास पैसे कितने हैं, क्या आप अपना पूरा खर्चा खुद निकाल सकते हो यूएस जाने की जो ट्रिप है। क्योंकि यही सब चीज़ें इस चीज़ का पता करवाती हैं कि आप अ, इंडिया छोड़ के पैसे कमाने के लिए यूएस नहीं जा रहे हो। आपका खुद का एक बेस है इंडिया में और आप सिर्फ घूमने फिरने या अपने सगे संबंधियों से मिलने जा रहे हो, और आपके पास कारण है, बहुत बड़ा कारण है वापस आने का। तो इस पर हम और खुल के बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है आज के एपिसोड में, और होपफुली ये जो डिटेल्स मैंने शेयर करी हैं ये आपको पसंद आएंगी। अम, कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, और आगे के एपिसोड के लिए आप शर्मा चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, प्लीज़ और प्लीज़ शेयर करें उन सब लोगों के साथ में जिनको क्यूरियोसिटी है इस टॉपिक के ऊपर जानने के लिए, और आपको लगता है कि उनको काफ़ी हेल्प करेगा टॉपिक, तो प्लीज़ शेयर करें। और आपका सपोर्ट रहेगा तो हम ऐसे वीडियोस और बनाते रहेंगे। Your love and support really helps us in moving this channel. So thank you so much. Thank you for your attention, and bye for now.